हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर जो आपका सेकंड है भूगोल का 8th क्लास का, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। भाई जो आपकी अर्थ है ना, जो आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर किस प्रकार से मृदा पाई जाती है, किन नक्षत्रों में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस नक्षत्र की कैसी भूमि है, वो भूमि जलोढ़ मृदा से भरी है या पर्वतीय मृदा से भरी है या आपकी लेटेराइट मृदा से भरी है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। या जो आपका जल है, भी दोनों गोलार्धों में आपका जल किस प्रकार जल का वर्ल्ड के अंदर वितरण है, क्या समस्याएं हैं आगे लेके जल के कारण, अगर जल का संरक्षण नहीं किया गया। जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, मान लो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर हम यहाँ क्या देखते हैं, मान लो अर्थ है हमारा, जब हम भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो आपकी प्राकृतिक वनस्पतियों का कैसे देखने को मिलता है आपको। पहले आपके वन है, फिर घास स्थल है, घास स्थल के आप कटीली झाड़ियाँ, फिर आपके टेगा प्रदेश हैं, उसके बाद आपके टुंड्रा प्रदेश हैं, और वन्य जीव संसाधन, और जो जीव जंतु हैं, जो जीव जंतु प्राणी हैं, उनका जीवन कैसा है, किस क्षेत्र में क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इनको लेकर है ये चैप्टर है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले लेसन के स्टार्ट में क्या दिखाया गया है, दो स्थान है आपको, एक तो तंजानिया है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का देश है, और एक क्या है आपका न्यूजीलैंड है। इन दो देशों के कंपैरिजन दिखाए गए भी एक का जीवन कैसा है। मान लो ए पर आपका तंजानिया, बी पर आपका स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है। तो इनके अंदर भी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि कौन सा स्थान अच्छा है, इसका जीवन कैसा है, ए का और बी का एक दूसरे से किस प्रकार है। जो आपका तंजानिया अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा गांव है माम्बा, भी पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है, उसको दूर तक जाना पड़ता है, घंटों काम करना पड़ता है। जो उनके आसपास की जो ज़मीन है वो भी क्या है, बंजर भूमि है, और जो उनके रहने का मकान है वो भी एक छोटी सी झोपड़ी है। वो बहुत कठिन परिश्रम करके या मेहनत करके ही मात्र कुछ ही फसल उगा सकते हैं, जिनमें आपका मक्का सेम ही दे रखी है, और फिर भी ये चीज़ें उनके परिवार के लिए साल भर के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो उनके पास कृषि का उत्पादन किया जा रहा है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि जिससे वो अपने पूरे एक साल का जीवन का गुजारा कर सके। लेकिन दूसरी जगह जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है न्यूजीलैंड का पीटर, वो क्या है, बहुत न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे भाग में रहता है, वहाँ भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। उसका परिवार क्या ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, भी भेड़ों से ऊन प्राप्त की और भेड़ों से रॉ मटेरियल प्राप्त किया और उसको ऊन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कारखाना चला रहा है। वह जब स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा से, तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनके पास अपना एक खुद का फार्म हाउस है जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है, और उनको चराने के लिए भी क्या है, एक विस्तृत घास का मैदान उपलब्ध है। उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी प्रौद्योगिकी का ज्ञान है, और एक वैज्ञानिक विधि से इनका क्या कर रखा है, उन्होंने प्रबंधन कर रखा है। और पीटर साथ का परिवार साथ में क्या भी कर रहा है, जैविक कृषि भी कर रहा है, यानी कि जिसमें कीटनाशकों या जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी इन दोनों के देखो, इनके दोनों के जीवन का कंपैरिजन करें या भूमि का भाग देखें तो उसमें भी क्या हमें अंतर देखने को मिलता है। देखो जो हमें बेसिकली अंतर देखने को मिला वो क्या था, देखो जैसे भूमि की विभिन्नता, जो भूमि थी यहाँ पर उपजाऊ थी, वहाँ पर आपकी बंजर भूमि थी। भूमि गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण ऐसा है या ऐसा सब हुआ। इन स्थान का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी कि जो आपकी भूमि का ढाल है या आपकी जो भूमि है वो तो है एक दूसरे से अलग बात, साथ में उसके वहाँ पर संसाधन किस प्रकार के पाए जा रहे हैं या वहाँ पर क्या रिसोर्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं या उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे आप क्या जानते हैं, इसमें दिखाया गया है कि भाई जो आपका वर्ल्ड है, अगर 100% भूमि है तो वर्ल्ड की आपकी 90% जनसंख्या कितने क्षेत्र पर निवास करती है, 30% भूभाग पर निवास करती है। और वर्ल्ड की 10% जनसंख्या, यानी कि वर्ल्ड की
10% जनसंख्या किस पे निवास करती है, 90% क्षेत्रफल पर निवास करती है। अगर हम देखें जो आपका जनसंख्या ज़्यादा केंद्र है आपको 10 से 30 अक्षांशों के बीच में ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर हाई लैटिट्यूड की तरफ जाओगे हमें जनसंख्या केंद्र या वहाँ पर गंतव्य या लोगों की जो संख्या है वो हमें कम मिलेगी। आगे भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई आगे जो आपकी भूमि है, भाई भूमि के बारे में बताया गया है आपको। भाई भूमि क्या, देखो भूमि क्या आपका महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो भी मान लो कि आर्थिक क्रियाएं हैं, ज़्यादातर आर्थिक क्रिया किसके ऊपर डिपेंड आपकी भूमि के, चाहे हमें कारखाना लगाना हो चाहे हमें कृषि उगानी हो, इन सब में हमारा क्या है, भूमि का सबसे बड़ा योगदान है। अगर दोनों गोलार्धों में देखा जाए तो जो आपका अगर अर्थ पर देखा जाए तो अर्थ का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है, आपका जल से, और 29% हिस्सा किससे है, आपका स्थल से ढका हुआ है। फिर भी जो आपकी जो भूमि है जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, सभी जो आपका 30% एरिया है वो भी रहने के योग्य पूरा कंप्लीट नहीं है। यानी कि 30% क्षेत्र पर भी जनसंख्या जो केंद्र है, जो वितरण है, जो उसका प्रारूप है वो भी क्या है, एक समान नहीं फैला हुआ, वो भी क्या है, अलग अलग फैला हुआ है। आगे क्या बताया गया है इन्होंने, देखो मुख्य भूमि और जलवायु ऐसे जो कारक हैं जो विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिनके कारण आपका क्या है, जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। भाई जैसे हम देखें जो आपका ऊबड़ खाबड़ एरिया है या आपकी जो स्थलाकृति है भूमि के ढाल कैसा है, पर्वतों का तीव्र ढाल, जलाक्रांता प्रभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल और सघन वन अक्षेत्र सामान्य, विरल और निर्जन पाए जाते हैं। और जबकि जो आपके उत्तरी मैदान है भारत के अंदर देखें, जो आपका नर्दन प्लेन है और आपकी नदी घाटियों का जो क्षेत्र देखें, वहाँ पर जनसंख्या के जो केंद्र है वो अत्यधिक सघन है। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या आपकी उपजाऊ ज़मीन है, अच्छे रिसोर्स हैं। या हम ये देखें भाई पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की कंपैरिजन करें, उनकी तुलना करें, भी जनसंख्या आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करेगी, मैदानी क्षेत्रों में। क्यों मैदानी क्षेत्र, एक तो फर्टाइल हैं या उपजाऊ हैं, अच्छी ज़मीन है, और जो ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, रोड, ये सब कुछ बनाने की वहाँ पर इजली उनका जाल क्या है, बिछाया जा सकता है, किसकी तुलना में, पहाड़ों की तुलना में। आगे क्या बताया, भूमि का उपयोग बताया गया। लोग विभिन्न कार्य तो करते हैं लेकिन भूमि का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। मुख्यतः देखो भूमि का प्रयोग के बारे में क्या बताया भाई, आपका कृषि में वानिकी, फॉरेस्ट्री लगाना, खनन, माइनिंग करना, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना, इसे क्या कहा गया, इसे सामान्यतः भूमि का उपयोग कहा गया है। जैसे हमने पीछे देखा मांबा और जो पिटर थे उनका किस तरह का वहाँ पर जीवन है। अब भूमि का उपयोग भी जो भौतिक कारक उनके द्वारा निर्धारित होता है। भाई भौतिक कारक क्या आपके, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी जैसे भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भाई किसी स्थान की स्थलाकृति कैसी है, वो प्लेन है, ऊबड़ खाबड़ है, कि वहाँ की मृदा के बारे में, मृदा आपकी उपजाऊ है या न उपजाऊ है। जलवायु, वहाँ की जलवायु क्या ऐसी है जिसके अनुसार मनुष्य अपने आप को ढाल सके। भाई खनिज, क्या हमें वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, जो हमारी जल की उपलब्धता है, जो बेसिक कम्युनिटीज़ है हमारा, वो भी वहाँ पर पूरी होनी चाहिए। और फिर मान लो ऐसे स्थान भी है लेकिन हमारे पास साथ साथ मानवीय कार्य, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए उन चीज़ों में और बेहतर सुधार के लिए। भाई स्वामित्व के आधार पर भूमि को आगे क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। एक भूमि क्या आपकी निजी भूमि, क्या आपकी एक भूमि आपकी निजी भूमि है, निजी, और दूसरी क्या है, साझा या सामुदायिक। निजी भूमि में क्या है, वो भूमि जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, या जो भूमि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह, 2 या 3 व्यक्तियों के समूह के अंदर वो क्या हो, नियंत्रण हो। लेकिन सामुदायिक भूमि क्या है, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज या पूरे गांव के अंदर जो व्यक्ति रहे उनका सबका अधिकार हो। फॉर एग्जांपल इसमें आपके तालाब लगा लो, आपके शमशान घाट, पार्क्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके सामुदायिक भूमि के अंदर आते हैं। आगे क्या कहा है इन्होंने, देखो
सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय संबंधित व्यक्तियों जैसे चारा, फल, नट और औषधीय बूटियों को एकत्रित करना है। इसे सामुदायिक भूमि को किसका नाम भी दिया गया? साझा संपत्ति संसाधन का। क्यों? क्योंकि इस पर एकमात्र एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह का अधिकार न होकर पूरे समाज या उस स्थान पर रहने वाले सभी लोगों का वहाँ पर क्या होता है? अधिकार होता है। जनसंख्या की मांग क्या सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि क्या आपकी एक सीमित संसाधन है। स्थान के अनुसार भूमि गुणवत्ता में भी अंतर आता है। जैसे जैसे कोई एरिया है उसके अनुसार भी वहाँ पर उसमें अंतर आता जाएगा। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों कृषि के भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मान लो जो आपका कस्बा था, मान लो जो आज कस्बा था, धीरे धीरे वो शहर का रूप ले रहा। जो उसके आसपास की ज़मीन थी एग्रीकल्चर, वो भी किस में? आपके अर्बन एरियाज में क्या है? बदल रही है। धीरे धीरे वो उस चीज़ की ओर कन्वर्ट हो रही है। आगे क्या बताया गया देखो, प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन आए हैं। आगे क्या बताया इन्होंने? कोई भी स्थान है वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों प्रसार के कारण आपका क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के क्या प्रमुख खतरा बना हुआ है। इनके बारे में देखिए। भूमि निम्नीकरण, भाई भूमि का आपका विनाश किस प्रकार ज़्यादा हो रहा है। लोग जितने वन लगाने की बजाय उनकी कटाई ज़्यादा करते हैं, यानी कि वन कम लगा रहे हैं। भूस्खलन, लैंड स्लाइड क्या है आपका? लैंड स्लाइड, मान लो कोई चट्टान है या कोई मिट्टी का मलबा है और ये साथ में आपका रोड है, कोई प्राकृतिक आपदा घटना आई या भूकंप आया जिसके कारण ये जो मिट्टी का ढेर था या चट्टान थी और नीचे लुढ़क कर क्या होगा? नीचे इसके ऊपर स्थापित हो गई, यहाँ पर मलबा आपका जमा हो गया, जिसको किसका नाम दिया गया? भूस्खलन। भू धरती स्खलन माने कटाव, यानी कि धरती का कटाव होना। मृदा अपरदन, भाई मृदा अपरदन क्या? भाई नदी के द्वारा, वायु के द्वारा जब आपके जो अवसाद हैं या जो आपके मिट्टी के कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं, उसको किसका नाम दिया गया? मृदा अपरदन का नाम दिया गया। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा बन रहे हैं। धीरे धीरे इसमें भी क्या है? परिवर्तन आ रहा है। देखो भूमि उपयोग भी समय के प्रारूप में इस तरह का दिखाया गया है। जैसे मान लो कोई गांव है, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर गांव था, फिर धीरे धीरे इसका रूप प्रारूप है, फिर धीरे धीरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और मेडिकल बढ़ गई और धीरे धीरे ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? अच्छे और वेल विकसित शहरों के अंदर क्या हो गया? ये इसका बदलाव हो गया। आगे क्या बताया गया है देखो इन्होंने, भूमि संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण। भाई देखो भूमि है क्या? आपका सीमित संसाधन है। अगर इसका बचाव नहीं किया गया तो आने वाला एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा बंजर हो जाएगी, यानी कि एग्रीकल्चर के योग्य वहाँ पर लैंड नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया आपको भूमि का हमें क्या करना है? संरक्षण या उसका बचाव करना बहुत ही जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। आगे क्या बताया गया देखो, हमें भूमि संरक्षण को बचाने के लिए वनारोपण अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भूमि उद्धार, भूमि उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए? भी आपकी फसलों को बदल बदल के रोटेशन में बोना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियोग उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि से भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। हमें क्या करना चाहिए देखो, रासायनिक कीटनाशकों की जगह है जितना हो सके हमें आप जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। और आपको जो अतिचारण, जो पशुचारण के कारण जो आपकी भूमि अपरदन हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, उस पर भी हमें क्या करनी चाहिए? रोक लगानी चाहिए। फिर आपको क्या बताया गया? मृदा के बारे में बताया गया है। मृदा किसे कहते हैं देखो, मृदा क्या कहता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या किसका नाम दिया गया है? मृदा का नाम दिया गया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि धरातल किस प्रकार का वहाँ स्थल रूप है, कैसा वहाँ का ढाल है, कैसा वहाँ का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, वो सभी इसको क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। उसके बाद क्या कहता है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव
पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। भाई आपका मृदा का निर्माण है खनिजों से, चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। उसके बाद क्या कहता है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। फिर बात आती है भाई आपका अपक्षय क्या है। देखो इसके अंदर अपक्षय, अपक्षय क्या है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पेड़ पौधों, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावर्तित सेलों का टूटना और अक्षय उनका नष्ट होना या उनमें बिगड़ाव की स्थिति आना। भाई अपक्षय क्या, जब प्राकृतिक कारणों के कारण, प्राकृतिक और मानवीय कारणों के कारण किसी चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। मान लो कोई चट्टान है ये ऐसे, या अत्यधिक प्रकाश के कारण या बारिश के कारण या मनुष्य के बम विस्फोट या कुछ और कारणों के कारण इसके टुकड़े हो जाना, वो टुकड़े होकर उसी स्थान पर गिरना, इसके पास ही गिरना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय। लेकिन जब इसी में आपका जब ये जो टुकड़े अवसाद जमा हुए नदी द्वारा वायु द्वारा जब दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाते थे तो इसको किसका नाम दिया गया है, अपरदन का नाम दिया गया है। अपक्षय और अपरदन में एक ही चीज़ कॉमन है कि अपरदन के अंदर आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी कि गतिशील है वो, ये इसका बेसिक अंतर था। आगे देखो इसमें क्या कहता है, यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों से मिश्रण मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। जैसे मृदा परिच्छेदिका दिखाई गई है आपको भी, जैसे हम ऊपर देखें आपको कैसी मिलेगी, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें हमें अंतराता मिलेगा, हुमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा, फिर आपको बालुगाद के लेके साथ उप मृदा, उसका सब पार्ट मिलेगा। फिर आपकी अपक्षित चट्टानी पदार्थ और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, जनक चट्टानें, जिससे वो क्या है, उसका मिश्रण प्राप्त हुआ है, जिससे वो बनी है। ऊपर जो शब्दावली दी गई है देखो इसके अंदर भाई भूस्खलन क्या कहलाता है, भूस्खलन क्या दिखा रखा है, भूस्खलन सामान्य रूप से सैल या मलबा या डाल से गिरने वाली मिट्टी के संचालन के रूप में इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया, बताया गया। भाई भू क्या है, धरती, और स्खलन क्या है, कटाव हुई भूमि का कटाव हो जाना। ये किसके कारण हो सकता है, प्राय बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण भी हो सकता है। इसके होने से मान लो बारिश होने के, अगर मान लो किसी जगह पर आपका सैल मलबा जमा हो गया और इसी रास्ते से आपकी नदी बह रही है, अगर इसके रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा होंगी, जो इसका तो नदी का पानी है आगे ना बढ़कर तो आसपास इसके किनारे से क्या है, नीचे बहना शुरू कर देगा, और जो इसके पास आसपास सेटलमेंट है उसको क्या कर देगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, या उसको हो सकता है वो पानी में बिल्कुल एक किस्म से क्या है, डुबा दिया, उसको बुरी तरीके से नष्ट कर दे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये आपका दिखाया गया है। फिर इसके क्या बताया, इसको कम करने के भी उपाय क्या हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो आपके लैंडस्लाइड या भूस्खलन क्षेत्र हैं उनको क्या है, नोट कर लेना चाहिए। भाई पहले हम एक मैप पर उनको इंगित कर लेना चाहिए कि ये लैंडस्लाइड एरिया है। फिर क्या है, इन क्षेत्रों में हमें आवास नहीं बनाना चाहिए। फिर क्या कहता है सेकंड पॉइंट में, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार, यानी कि भूमि जो खिसक रही है, आपका लैंडस्लाइड जो हो रहा है उसके साइड में दोनों तरफ दीवार बना दी जाए, ताकि जो मलबा गिरे तो इसको क्या कर सके, रोक सके। फिर क्या, भूस्खलन को रोकने सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वनस्पति आवरण में वृद्धि। मान लो किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपकी भूस्खलन हो रहा है तो हमें एक कतार में वहाँ पर पेड़ों को क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए, ताकि मिट्टी क्या है, पेड़ क्या है, मिट्टी को रोक सके, उसके बहाव को रोक सके। फिर आगे क्या बताया गया है, देखो सतही अपवाह, जो आपका धरातल पर प्रवाह हो रहा है तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय भी क्रियान्वित किए जा सकते हैं। भाई आपका जो प्रवाह झरनों से उसको भी कंट्रोल आपका किया जा सकता है। आगे क्या बताया गया, देखो मृदा का एक डायग्राम दिखाया गया है भाई आपका। जैसे क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के बारे में ये बताया गया भाई, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वायु, तापमान, वर्षा, आपकी अपक्षय, हुमस, इसी तरह को प्रभावित करते हैं। जब मृदा परिच्छेदिका की मोटाई उसको कौन निश्चित करता है, समय एक ऐसा कारक है। भाई कोई भी मृदा अपनी जनक सैल, रंग
संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज आदि पर भी वो निर्धारित होती है। पारगम्यता उसमें जल को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है, या जो जल रिस्क है उसके अंदर उसके मान लो कोई मृदा है उसके अंदर रंध्रों से दरार की तरफ क्या अंदर जा रहा है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को प्रभावित करते हैं। भाई आगे देखिए, फिर क्या मृदा निर्माण के कारक बताए हैं। भाई मृदा निर्माण के कारकों यहाँ पर बताए गए हैं। मृदा निर्माण का मुख्य कारक क्या है? जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है कि उसका जनक शैल का स्वरूप कैसा है और वहाँ की जलवायु कैसी है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला समय भी है। अब फिर क्या मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। भाई आपका मृदा निम्नीकरण किसके कारण हो रहा है, उसको रोकने के और क्या उपाय हो सकते हैं। मृदा प्रदूषण और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। भाई लगातार मिट्टी का आपका कटाव हो रहा है और उसमें जो उसकी कैपेसिटी जो क्षमता वो भी क्या है कम हो रही है। मानवीय और प्राकृतिक कारक दोनों के कारण क्या मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। इसमें क्या जैसे वनोन्मूलन, अत्यधिक वनों की कटाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ और इत्यादि इस चीज इसमें शामिल है इसके निम्नीकरण में। अब इसको रोकने के उपाय क्या है भाई? आपका मल्च बनाना, पौधे तथा अनावर्तित भूमि पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता क्या रुकी जाती है। मान लो कुछ जमीन है, जब इनको हम उसके आपके जैव पदार्थों से ढक देते हैं ताकि जो सूर्य का प्रकाश इस पे गिरने वाला है ज़्यादा उसका इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन ना हो सके। फिर क्या बताया अभी? वेदिका फार्म बताया गया है। वेदिका फार्म के अंदर आपका क्या है? बीसीडी नुमा डाल पे आपके पेड़ लगाए जा रहे हैं आपके। मान लो जो पानी है इनकी जड़ों में न रुक कर इस तरीके से आपका क्या है नीचे ही गिरेगा। इसमें क्या कहा वेदिका फार्म में? चौड़े समतल सपानों वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं क्योंकि ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय मृदा अपरदन भी कम होता है। फिर क्या समोच्चीय रेखीय जुताई है। कंटूर फार्मिंग क्या है? मान लो पहाड़ियों क्षेत्रों में, जैसे मान लो कोई पहाड़ियों क्षेत्र है, अगर उसमें हम ऐसे बनाएंगे, अगर ऐसे खेती करेंगे तो इसके आपका क्या है पानी भी नीचे आएगा और जो आपका जैसे मान लो इस तरीके से समझिए इसको, जैसे भूमि का ढाल इस तरीके से है तो यहाँ पर पानी नहीं रुकेगा। तो इन जगह पर हमें ऐसे खेती ना कर हम ऐसे कंटूर फार्मिंग करें ताकि जो पानी है इन्हीं के अंदर मौजूद रहे और जो ये चीज़ है इसके क्या पानी को आगे जाने से रोकेगी। फिर क्या रक्षक मेखला मान लो डेजर्ट एरिया है जहाँ पर आपकी मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, हमें वहाँ पर पेड़ों को क्या करना चाहिए? एक कतार में लगाना चाहिए, एक लाइन में। क्योंकि पेड़ क्या है पेड़ की जड़ें मिट्टी को क्या है सूखे रखती हैं या अपने आप में जकड़े रखती हैं। जैसे मैं बताया पृष्ठीय प्रदेशों शुष्क प्रदेशों में पूर्ण गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, जैसे चित्र 2.7 के अंदर आपको दिखाया गया है। फिर क्या आपकी समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखा पर रोधिका बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करें? भाई घास, पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जा सकता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। आगे देखिए, चट्टान बांध के अंदर देखो, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। भी चट्टानों के द्वारा भी आपके बांध बनाए जा सकते हैं या रोक्स का उसमें यूज किया जा सकता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें कतार में लगाई जा सकती हैं। मान लो जमीन के अंदर आपकी अलग अलग इस तरह से बीघे के अंदर अलग अलग फसलें क्या है बो देना या उगाए जाना। जैसे आपको क्या आप जानते हैं इसमें जल की समस्या को लेकर जो दिखाया गया सबसे एक बात बताई गई। देखो 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत है 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी। यानी कि 1975 में जो मानव की जल की खपत थी 3850 घन मीटर थी, लेकिन जो 2000 में बढ़कर यानी कि 2000 के वर्ष में बढ़कर 6000 घन मीटर वर्ष से भी अधिक हो गई। यानी कि हम 1975 से लेकर 1975 का टाइम पीरियड देखें और 2000 तक ये पानी की जो
खपत थी मनुष्य के लिए वो क्या है, बढ़ी है, लेकिन उन स्पीड से इसका रिचार्ज मतलब इसमें पुनः चक्रण की वृद्धि नहीं हुई, जिस चीज़ से हमारी खपत की आवश्यकता बढ़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं एक टपकता हुआ नल जो आपका टैप वाटर है, जिसको हम मान लो ओपन छोड़ देते हैं, जो उसका टपकता हुआ जल है, उससे 1 वर्ष के दौरान कितना 1200 लीटर जल क्या है, व्यर्थ चला जाता है। अब बात आती है जल की। भाई जल संसाधन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भाई जल संसाधन आपका क्या है, देखो इसके अंदर अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो 71% हिस्सा किसका था, आपका जल का ढका हुआ था। इस 71% से, या मान लो अर्थ के ऊपर 100% जल है, 100% जल में से 97.2% जल तो आपका क्या है, बिल्कुल लवणीय है, बिल्कुल खारा है। इसमें से 2.8% जल क्या है, अर्थ पर पीने योग्य है, यानी कि मौजूद है। लेकिन उसमें भी क्या है, अलग अलग फॉर्म उसके बटे हुए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 1% हिस्सा ही जल का क्या है, पूरे अर्थ के ऊपर पीने योग्य है, क्योंकि इसमें से भी कुछ हिस्सा आपका ग्लेशियर, बर्फ और दूसरी चीज़ों के रूप में क्या है, जमा हुआ है। लेकिन सिर्फ 1% हिस्सा क्या है, जल का हम यूज कर रहे हैं पीने के योग्य पानी के लिए। आगे देखिए इसमें क्या क्या है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग से ढका हुआ जल। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया, नीला ग्रह भी कहा गया है। यद्यपि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से ही आपका प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आज क्या है, बिल्कुल इसमें परिवर्तन आता आ रहा है। आज भी महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को क्या है, ढके हुए हैं। लवण जल देखो, जो आपका लवण जल है वो 2 पॉइंट कितना है, 7% इसके अंदर दे रखा है। 70% भाग बर्फ की चादर और हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के क्या है, बिल्कुल बाहर है। केवल 1% लवण जल ही क्या है, उपलब्ध है हमारे पास, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह बोम जल, नदी और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। जो आपका 1% है वो उसके बारे में, जो आपका 2.7 था लवणीय जल था, इसमें से 1% जल ही हमारे पास क्या है, मौजूद है। 1.7 जल तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो क्या आपका बर्फ और पहाड़ों के बर्फ और आपकी ग्लेशियर या हिमालय के रूप में आपका क्या है, जमा हुआ है। आगे देखिए, एल्युमिनियम जल है पृथ्वी का क्या आपका महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे हमने 7th क्लास में पढ़ा था, भाई जल चक्कर क्या है। जब आपका जल वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ के प्रक्रिया महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है, जिसको किसका नाम दिया गया था, जल चक्कर का नाम दिया गया था। मान लो आपका ये जल है ओशन के अंदर, जो सूर्य किरणें के कारण ये वाष्पित होकर ऊपर जा रहा है, आपका वाष्पीकरण बाद में संघनन बादल होकर बारिश होकर दोबारा क्या अर्थ के ऊपर आ रहा है, जिसको किसका नाम दिया गया था, जल चक्कर का नाम दिया गया था। आज भी जल का बहुत ज़्यादा हिस्सा अनेक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आज भी जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण इस और बेहतर जीवन स्तर है। देखो, अगर हम एक गांव और शहर के लाइफस्टाइल की बात करें तो गांव के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो उसकी मात्रा है उसके वो कम यूज होती है कंपेरिजन शहर की। लेकिन गांव के अंदर भी आपकी जैसे एग्रीकल्चर के अंदर है, अगर हम मान लो जो फसलें हैं हमारी, एग्जाम्पल ले हम कॉटन का ले और राइस का ले, भी चावल की खेती के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, और जबकि कॉटन के लिए इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। भी हमें इसको कम करने के लिए जो प्रतिस्थापित फसल है, अगर वो उगाई जा सके तो वहाँ पर हमें क्या उगाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, इसमें दिखा रखा आपको सौराष्ट्र गुजरात के अंदर का हिस्सा दिखा रखा आपका, जिसका क्या है 1.5 लाख है जनसंख्या वाला अमरेली शहर गांव के तालुका से पानी खरीदने के लिए क्या पूर्णतः निर्भर है। जैसे यमुना नदी व हितमल
बिस्तरा और कचरे के कारण प्रदूषित हो रहे हैं। क्यों? मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, उसके पास से इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। वही पानी आपका क्या है, हम नदियों से आसपास के सोर्स से प्राप्त करते हैं, और फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल पदार्थ और दूसरी चीज़ें भी क्या है उसके अंदर जाकर मिल जाती हैं, और जिससे क्या है वो आपका पानी क्या है बिल्कुल प्रदूषित वहाँ पर हो जाता है। फिर भाई जल की समस्याएं आ रही हैं विश्व के अंदर। देखो जल की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं ओवरऑल वर्ल्ड के देखें, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया एल लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अगर एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा 2026 तक भारत के अंदर आधे से अधिक जनसंख्या ऐसी होगी जो पानी के स्वच्छ पानी के लिए क्या वंचित होगी, या पीने योग्य पानी के लिए क्या उससे प्रभावित होगी। यानी कि 2026 में कुछ ऐसी जनसंख्या का बहुत ज़्यादा ऐसा पार्ट होगा जो पानी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाएगा, वहाँ पर पानी ही मौजूद नहीं रहेगा। आगे देखिए, ये जल की समस्या क्या है, अत्यधिक विश्व के अंदर बनी हुई है। भाई जल संसाधन का संरक्षण, भाई जो जल है अमूल्य है, जल है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। क्यों? पूरा विश्व आज क्या है जल की समस्या को झेल रहा है। इस समस्या को कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है, देखो जो आपके चीज़ें हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उनसे निकलने वाले तो साथ में इनको निम्नीकरण या प्रदूषित तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने चाहिए जो इसका पानी है दोबारा उसको क्या है पीने योग्य बनाया जा सके, जैसे आपको इसमें दे रखा है। इसको कम करने के उपाय भी क्या बताया गया है, देखो वो वन और अन्य वनस्पति आवरण अतलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। संसाधन पृष्ठीय प्रवाह को रोकने की दूसरी विधि है। सबसे पहले क्या बताया गया है इन्होंने, देखो जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को रोकने की दूसरी विधि है। जो जल है, मान लो बारिश का जल है, बारिश का जल तो हमने अपने घरों पर इस तरीके से बनाना चाहिए भाई, जो बारिश का जल है जो सीधा हमें घर के अंदर या जो आपका आंगन है उसमें क्या है टैंक बनाना चाहिए, चाहे अंडरग्राउंड बनाना चाहिए ज़मीन को खोद कर, ताकि जो बारिश का पानी क्या उसके अंदर स्टोर किया जा सके। आपको ये देखने की विधि तमिलनाडु, राजस्थान के अंदर ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान में इसको टांका के नाम से भी जाना जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को क्या बिल्कुल पक्का किया जाना चाहिए, और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकल यानी फुहारा विधि से हमें वहाँ प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी रजवाएँ हैं या जो आपकी पानी देने वाली नलियाँ हैं, जो नाली है, उनको हमें क्या बिल्कुल पक्का करवाया जाना चाहिए। आगे क्या बताया गया है, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम भूमूल जल को क्या हम बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मान लो औसतन किसी स्थान पर 2 घंटे बारिश होती है, तो उसके दौरान हम कितने 8000 लीटर जल को क्या है बचा सकते हैं स्टोर करके। फिर भी हमें जल को अमूल्य संसाधन होने के साथ साथ बहुमूल्य भी है, क्योंकि जल को हम दोबारा पुनः पूरित या बना नहीं सकते। ये भी भूमि की तरह ही है, ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय होते हुए भी हमें क्या है असीमित संसाधन की या सीमित संसाधन की कैटेगरी में, असीमित होते हुए भी सीमित संसाधन की कैटेगरी में आ रहा है। आगे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन बताया गया है आपका। इसके अंदर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ पर आपका स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिल रहे हैं, वो तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आपके जैव मंडल का निर्माण वहाँ पर कर रहे हैं। जैव मंडल में सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित या आश्रित होती हैं, और इसी जीवन आधारित तंत्रों को इसका नाम दिया गया है पारितंत्र का नाम दिया गया है। अभी पारितंत्र के अंदर क्या आज सभी समस्त जीवधारी जीने के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं, जिसको किसका नाम दिया गया है पारितंत्र का नाम दिया गया है। आगे देखिए, वनस्पति वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है
पेड़ पौधों से हमारी जो ज़रूरतें पूरी होती है, लकड़ी हम लेते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में ये भी कार्य भी करते हैं। अभी वनों की क्या विशेषता है? भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें इनसे क्या है बहुमूल्य पदार्थ या फल भी वहाँ से प्राप्त होते हैं। भी कागज़ बनाने के लिए भी आप किसका प्रयोग किया जाता है? उनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। पौधों के हमारे लिए असंख्य उपयोग हैं जिनमें से आप कुछ और इनमें जोड़ सकते हैं। देखो क्या आप जानते हैं इसके बारे में, देखिए देखो जानवरों के ऊपर जो आपकी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है या जो केमिकल चीज़ें उनको दी जा रही है, उनके कारण भी पशुओं की क्या है किडनी में क्या आई है गिरावट आई है। भाई जो आपकी इसमें क्या बताया गया है, देखो भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार है डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे कीटनाशकों से किया जाता था, उनके मार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिससे क्या है गिद्ध का प्रजनन का प्रयास क्या है बढ़ाया जा सके। आगे देखिए आप, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन क्या है यहाँ से प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूल में परागण में हमारी क्या करती है मदद करते हैं, और पारितंत्र में अपघटक यानी कि डिकम्पोजर के रूप में भी वो कार्य करते हैं। चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए कीटों पर निर्भर और अपघटकों के रूप में भी कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण क्या है एक अपमार्जक का रूप है, अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी समझा जाता है। क्यों? कोई भी जीव जंतु मर रहा हो वो क्या है डिकम्पोज भी हो रहा है। आगे क्या बताया गया है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अगर हम देखें जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार फैली हुई, इसके बारे में देखेंगे हम। वनस्पति की वृद्धि के आधार पर मुख्य रूप तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। अभी कोई भी वनस्पति है वो तापमान, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वहाँ की आर्द्रता पर निर्भर करती है। और जो आपकी विषय की वनस्पति उसको 4 भागों में बांटा गया है। देखो जैसे आपका देखिए हम वन, पहले हमें इक्वेटर के पास उससे आपको ऊपर घास मिलेंगे, घास स्थल, और फिर आपको गुलम कटीलेदार झाड़ियाँ, फिर आपको टुंड्रा, और इससे पहले आपको टेगा भी मिलते हैं। सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेंगे टुंड्रा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं हम प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखने को मिलेगा। जो जैसा क्षेत्र होगा वहाँ पर उसी प्रकार की क्या वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर हमें कटीलेदार झाड़ियाँ और गुल में मिलते हैं। और क्या बताया गया, देखो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली भी होती है। जैसे जो आपके पोलर एरियाज ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर हमें कौन सी वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति तो मिलेगी, उसमें कौन सी उसकी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, मांस और लाइकन देखने को मिलेगी। फिर क्या बताया गया है, वनों को उनकी पत्ती गिरने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम क्या आपका सदाबहार वन और दूसरा क्या नाम है आपका पर्णपाती वन। इनके बारे में बताया गया। भी सदाबहार वन क्या आपके सदाबहार वन जो सदा साल हरे भरे रहते हैं। सदा साल हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि एक निश्चित समय में अपने सभी पत्ते नहीं गिराते, और जबकि पर्णपाती वन क्या है एक निश्चित मौसम में अपने सभी पत्ते क्या वहाँ पर गिरा देते हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण भी किस प्रकार से हम उनके बचा सकते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन है, इसके बारे में देखेंगे। देखो वन क्या हमारी संपदा है। पेड़ पौधे जीव जंतु वनों से आश्रय प्राप्त होता है, उन्हें मनुष्य को भी उससे क्या बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें प्राप्त हो रही है जिससे वो अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा घटनाओं के कारण, जंगल में आग लगने के कारण वो या और चीज़ें होने के कारण इनसे क्या है प्राकृतिक वनस्पति का जीवन भी क्या है प्रभावित होता है। और साथ में जो वन्य जीव जंतु हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो उनके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा गया है सुनामी के कारण आपका ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में
क्षति हुई या नुकसान हुआ या सुनामी के कारण भी कई बार क्या है आपका जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे आपका वनों की कटाई के कारण, मृदा अपरदन के कारण, जंगल में आग लगने का, लैंडस्लाइड के कारण भी प्राकृतिक वनस्पति के नुकसान के साथ साथ जो और दूसरी वहाँ पर प्रजातियाँ रह रही हैं उनको भी उनसे क्या है नुकसान पहुँचता है। आज का मुख्य विषय क्या बना हुआ है, जैसे शिकार करने से भी इनकी संख्या में जो आपकी वन्य जीवन है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। वनस्पतियों के साथ साथ आपकी जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी संख्या में भी क्या है भारी गिरावट आ रही है। जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है। यानी कि पशुओं को बेच देना या पशुओं की खाल प्राप्त करना फिर उसको बाद में बेच देना, या फिर जानवर को मार कर, या जैसे बारहसिंगा या काला हिरण है इनके शिकार करके इनको बाद में क्या कर दिया जाता था, इनसे मिलने वाली बहुमूल्य चीज़ों को बाद में बेच दिया जाता था। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। फिर क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क भी आपके बनाए गए हैं भी परिपाटिका के अंदर है, जिनके अंदर इनके क्या दिखाया गया है, इनको आरक्षित किया गया है कि इनके जीवन के साथ छेड़छाड़ ना की जाए या इनके जीवन को प्रभावित ना किया जा सके। संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के बचाने के लिए क्या है आवश्यक है। जैसे अभी आपको बताया गया राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता का रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। राष्ट्रीय नेशनल पार्क क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर रिजर्व कर दिया, उसका आरक्षित कर दिया गया वन्य जीव जंतु के लिए और मनुष्य की वहाँ पर जो मनुष्य का प्रवेश है वहाँ पर क्या कर दिया वर्जित कर दिया गया, यानी कि मनुष्य को उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है कि वो वहाँ पर प्रवेश करे या उन जानवरों का शिकार करे। और एक शब्द आपका जैवमंडल निश्चय। जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जैसे यूनेस्को की तरफ से भी कई बार प्रोग्राम चलाए जाते हैं भी जानवरों को बचाने के लिए, और जिसे भारत के अंदर भी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। जैसे देखिए जो नीलगिरी है आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में लगता हुआ हिस्सा है, और आपका देखा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, कान्हा मध्य प्रदेश के अंदर है, हेमिस नेशनल पार्क का आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क का आपका असम के अंदर है, जो एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण प्रदान करता है। और आगे क्या है देखो, बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के क्या है विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीतों, हरियाणों, भारतीय सारंग और मोरों को मारना क्या है अवैध है, उस पर क्या बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, इसका पूरा नेम क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये क्या है, जो आपके जंतुओं के बचाने साथ जो आपकी वनस्पति हैं उनकी भी देख रेख के कार्य करती है। साइट्स की स्थापना कब हुई थी, साइट्स की स्थापना 3 मार्च 1973 को हुई थी। कब हुई थी, 3 मार्च 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, यानी कि USA के अंदर इसका क्या है हेडक्वार्टर है। इसमें क्या बताया गया देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की। सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पौधे और प्राणियों को संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। ये सब आपका इसी के साथ आपका लेसन समाप्त होता है।